अब आज वाली क्लास से एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, शुरू करते हैं। दैट इज सेट्स। सेट्स में स्कूल के सिलेबस में अभी जो काम है दैट इज वेरी बेसिक, बहुत कम काम है। पर इस टॉपिक का याद रखना, अभी हम लोग इस टॉपिक की अभी इंपॉर्टेंस पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे और अभी स्कूल के एग्जाम्स के लिए इसकी कोई बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। पर ये टॉपिक बहुत काम का है क्योंकि जो इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वो एक्चुअली आगे हमें बहुत काम आएगी। आगे आने वाले एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी में कैसे काम आएगी वो तब देखेंगे, तब इसको फिर से रिलेट करेंगे। पर अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्कूल एग्जाम्स इसको प्रॉपरली समझना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। इसलिए आज वाली क्लास में, अब देखो कुछ बच्चों ने इस टॉपिक को करा होता है एक्चुअली पहले से, बहुत छोटी क्लासेस में आईसीएसई बोर्ड में। तो अगर करा हुआ है तो जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग वही सारा काम फिर से करने लगे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ वो बिल्कुल वरिड ना हो, बिल्कुल सिंपल काम है। बस जैसे ही हम लोग का अभी राइट ट्रैक बन गया, आज वाली क्लास में भी हमें बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई इसमें कोई ट्रबल नहीं आएगी। बस जो जो बातें बताई जाएं, जो नाम बताए जाएं, उनको सुनना और साथ साथ अपनी कॉपी में लिखना। तो याद रखना, अपनी कॉपी में साथ में कंप्लीट नोट्स बनाना। अब बस केवल ये एडवांटेज है कि हम लोगों ने नोट्स बनाए, कभी ब्लॉक हुए, वापस हम लोगों ने लेक्चर को फिर से अटेंड कर लिया। पर याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कॉपी में भी साथ में रिटर्न हो, क्योंकि जब आप लोग सुनते हो तो आपका एक लर्निंग का एक लेवल बनता है, जब आप लोग लिखते हो तो आपका लर्निंग का सेकंड लेवल बनता है, फिर जब आप लोग क्वेश्चंस करते हो तो आपका थर्ड लेवल बनता है। तो वो तीनों लेयर्स हमारी बिल्कुल राइट बननी चाहिए। तो सुनो भी, जो नया नाम देखो उसको लिखो भी, अपने हाथ से लिखोगे, डेफिनेशन को अपने आप से एक्सप्लेन करो। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में स्टेटमेंट बनाओ। हिंदी कंफर्टेबल है, हिंदी में लिखो। जो मर्जी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने लिए नोट्स बनाओ और फोकस पूरी तरह रखो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो अब आज वाली क्लास में बिल्कुल बेसिक सा नाम शुरू करते हैं। पहले सिंपल सी डेफिनेशंस आएंगी, उनको बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये ऑब्जर्व करो, अगर ये नाम करा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो ये पता होना चाहिए कि सेट। आज के बाद ये लाइन याद रखना, कोई हमसे पूछेगा नहीं डेफिनेशन अब, पर एक्चुअली सेट का मतलब है सिंपली अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिंपली कुछ आइटम्स को हमने कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट। हमें पता नहीं, पर हम डेली लाइफ में कितने सारे सेट्स को रोज फेस करते हैं। अब सोचो इन एवरीडे लाइफ हम लोग कितने ज्यादा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एक साथ अगर लिख दिए सारे ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर हमने कुछ अगर मान लो एक साथ लिख दिए तो हमें समझ में आता है कि अगर मान लो किसी ने बोला ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैं क्लियर है 1 3 5 7 9, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स जो कि किसी तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। ना भी कनेक्टेड हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं, सिंपली एक नंबर्स का सेट बनाया गया। ऐसे रिवर्स ऑफ इंडिया हमें क्लैरिटी है कि अगर इसको लिख दिया जाए तो दिस इज अ सेट। कोई स्पेशल काम नहीं, बस सिंपली दिस इज अ सेट। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलीन, वॉटेवर, अगर हम लोग उसको अगर एक साथ लिख दें तो दैट इज अ सेट। तो सिंपल सी बात कि अब सोचो कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो जो क्लास वाले बच्चे हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स टुगेदर। तो इसको इमेजिन करो, बस सिंपली सेट क्या होता है कि सारी चीज़ों को बस एक साथ हमने कलेक्शन करके रख दिया, दैट इज़ अ सेट। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि जो सेट है उसको सामने वाले को बताना कैसे है। ऐसे लाइन लिख के नहीं क्लियर, ये तो हम लोगों ने अपनी क्लियरिटी के लिए बनाया। तो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े स्टैंडर्ड से बहुत ईजी से नाम है। याद रखो, जो बच्चे इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं वो याद रखें लाइन कि आपके साथ के कितने सारे फ्रेंड्स ने इस टॉपिक को 8 9 10th में करा हुआ है, 8 9th में करा होता है। तो जिन बच्चों ने इसको छोटी क्लासेस में करा है, पूरी तरह उन फ्रेंड्स के बारे में सोचो, सेम सिलेबस है। तो इस टॉपिक का जो काम है बिल्कुल 8 9th के लेवल का है, इसलिए बहुत सिंपल है। तो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वो दोनों देखते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस केवल इसको पहले ऑब्जर्व करो, फिर क्वेश्चन हैंडल करेंगे अपने आप। अब ये देखो, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बस ये नाम याद रखना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, या मान लो कोई हमें कहता कि एक सेट बना दो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ, मान लो किसी ने हमें बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना दो लेस देन 10, किसी ने सिंपल सा हमें ये लाइन दी। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। तो सिंपली हमने सबको एक साथ बस कॉमा डाल के लिख देना है। 1 से लेकर 10 तक हमने सारे नंबर्स लिख दिए, 4 5 6 सारे लिखने हैं
और जो ब्रैकेट बनाना है दैट इज अ करली ब्रैकेट। बस ये हमारा आंसर है। किसी ने बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये हमारा जवाब होगा। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि बस सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐसे कॉमा डाल डाल के लिख दो, कोई ट्रिक नहीं। अच्छा याद रखना, इसमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 हम लोगों ने बाद में लिख दिया, 5 पहले लिख दिया, 10 मान लो यहाँ पे 2 से पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट करना है कॉमा डाल डाल के। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये हमने क्या करा, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके साथ ही देखना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द नंबर्स, जैसा कि हमने रोस्टर फॉर्म में करा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है कि कोई ऐसे की स्टेटमेंट बना देनी है कि अब की बार जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x सच दैट, ऐसे कोलन रिप्रेजेंट करता है सिंपली सच दैट का सिंबल। x इसमें है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 10। अब की बार हमने यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करने की जगह हमने यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करा कि जो ये सेट x है, जो ये सेट है, अब की बार उस सेट में जो नंबर्स हैं वो हैं x कैसे का है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू, ये भी याद रखना। ये भी हम लोग के लिए कई बार नया सिंबल होता है। ये ई जैसा जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू। तो x जो है वो बिलोंग करता है इस सेट को। सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का, और साथ में x इज लेस देन 10। तो ये सोचो कि अगर अब हम यहाँ पे x बनाने जाते तो क्या हमें दिखता है कि नेचुरल नंबर्स तो 1 ऑनवर्ड सारे के सारे होते हैं, पर लिखा हुआ है कि लेस देन 10। तो ऑटोमेटिकली इसमें नंबर्स अगर हम बनाते तो वो क्या बनते, यही वाले सारे। इसमें 10 नहीं आएगा, 10 यहाँ पे गलत लिखा गया, 9 तक। क्लियर है, हमें गिवन है लेस देन 10, तो यहाँ पे 9 तक आएगा। तो हमें क्लियरिटी है कि जो अब की बार इसका जवाब बनता वो ये बनता। तो ये इसी बात का सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसी का रोस्टर फॉर्म है, कोई ट्रिक नहीं है। 8th के बच्चे भी इसको ईजिली डील करते हैं, इतना सिंपल सा पॉइंट है, बस इसको हमने सही तरीके से समझना था। अब इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये देखो, अब बस 2 मिनट में इसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से एग्जांपल्स देखना। मान लो हमें किसी ने कहा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो अगर इस सेट को हमने रिप्रेजेंट करना होता रोस्टर फॉर्म में तो क्या करते, 42 के सारे हमने फैक्टर्स निकाले, वो हम लोग बनाना जानते थे, 1 2 3 6 7 14 21 42। हमने सिंपली ऐसे लिख दिए और साथ में करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए कॉमा डाल डाल के सारे। इसमें दिस इज इमटेरियल कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हमने 3 पहले लिख दिया, 2 कहीं बाद में लिखा, 42 मान लो कहीं बीच में लिख दिया होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ये बात। अब इसी को अगर मान लो हमने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना होता तो वो क्या बनता, सिंपली a, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं दे आर a, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट A में दैट इज x सच दैट। क्लियर है, कोलन का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। तो इसको बस ऐसे सही तरीके से बोलना भी शुरू करना, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो जब हमने ये मेंशन कर दिया तो अब सोचो किसी को हमने ये लाइन बताई और किसी को हमने वो लाइन बताई, तो हमें समझ में आता है कि जो इस लाइन को भी पढ़ता उसको भी ये पढ़ के समझ में आ जाता कि हमसे वही बात बोली गई है। x नेचुरल नंबर है और x 42 को डिवाइड करता है, तो 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, यही वाले। तो अब की बार इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द टर्म्स, ऑल द आइटम्स ऑफ दिस सेट, वी हैव रिप्रेजेंटेड द सेम एलिमेंट्स, ऑल दो सेम एलिमेंट्स बाय एन एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न को अगर मान लो हम लोग डील करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको भी अब देखते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये देखो, अच्छा अब इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब मान लो कि किसी ने हमें क्या दिया, मान लो हमें एक वर्ड दिया स्कूल, और हमें बोला कि स्कूल वर्ड के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो इन रोस्टर फॉर्म। तो स्कूल वर्ड में आने वाले सारे अल्फ़ाबेट्स को जब हम लिस्ट करने जाते तो हमें दिखता कि इसमें ओ 2 बार आ रहा है। तो हमें बोला क्या गया कि सिंपली स्कूल वर्ड्स के सारे अल्फ़ाबेट्स को, सारे लेटर्स जो इस वर्ड को फॉर्म करते हैं उनको लिस्ट कर दो। तो हमें इस ओ को 2 बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली क्या बनेगा, HCHOL। हमें क्लैरिटी है कि इनको लेके बनाया गया। तो अब की बार यहाँ पे बीच में उसको 2 बार बोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें ये बात पता नहीं होती तो हम गलती से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर जाते हैं इसको 2 बार।
तो बस हमें पता होना चाहिए, उसका रिलेवेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें पहले से पता है पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब क्या करते हैं कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। उसमें एक तरफ रोस्टर फॉर्म वाली टर्म्स गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म वाली, तो अपने आप अपनी समझ से उनको आपस में कनेक्ट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसके लिए हमें इससे ज़्यादा समझ भी नहीं चाहिए, ईजिली होगा, तो टाइम लगाना और बहुत ईजिली उसको ब्रेक करते ही फिर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल था, बस केवल प्रैक्टिस के लिए हम लोग को इस लैंग्वेज पे केवल कंफर्ट बनाना है और कोई काम नहीं है। हमें पहले इसमें इधर क्या गिवन था, PRINCAL, ये हमें करली ब्रैकेट में, इधर रोस्टर फॉर्म गिवन है, तो हमने देखना था कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो मैं दिखा कि X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड के लेटर में हमें क्लियरिटी है कि जब किसी ने हमें ये रिप्रेजेंट करके दिया तो ये इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है। प्रिंसिपल वर्ड के अल्फ़ाबेट्स क्या बनते, हमें दिखता है कि यही सारे के सारे। इसमें देखो I 2 बार आ रहा है, पर हमने 2 बार नहीं लिखना, देखो एक ही बार लिखा हुआ है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का जो कॉरस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म है वो ये है। अब हमने 0 को देखा तो हमने नोटिस करा कि किस वाले सेट बिल्डर फॉर्म से आंसर 0 बनेगा। पहले वाले में देखो क्या गिवन है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। तो x कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है। तो अब हमने सोचना था कि 18 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं। 18 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, वो आ रहे हैं 1 2 3 6 और 9, 1 और 18 खुद। तो अब हमें क्लैरिटी है कि 0 तो नहीं बनाएगा, पर हमें दिखा कि वो ये बना रहा है 1 2 3 6 9 और 18, मतलब ये और ये कनेक्टेड है। देखो इससे हमने इंटरप्रेट करा कि अगर इसका रोस्टर फॉर्म बनाते तो वो क्या होता, और हमें दिखा कि वो यही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज़ 0। तो अब x इज़ एन इंटीजर, वो तो बहुत सारे हैं, x स्क्वायर माइनस 9 0, x क्या बना प्लस माइनस 3। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, एक सेट जिसमें कि 3 और -3 लिखा हो। तो हमने देखा कि वो कहाँ पे है, हमें दिखा कि वो ये रहा। तो 4 कनेक्टेड है b के साथ। अब ये गिवन था कि x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज़ 1। सो इफ x प्लस 1 इज़ 1 तो x कितना आ गया 0, तो ये 0 कनेक्टेड है इस c के साथ। इतना सा काम था। तो 1 कनेक्टेड था d के साथ, 2 c के साथ, 3 a के साथ और 4 b के साथ। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस एग्जैक्टली इसको हमने सही डील करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, बस राइट करना था। हमें क्या गिवन था, 3 6 9 12 को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब 3 6 9 12 हमें दिखा कि ये चारों तो 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको हम बोलते कैसे कि जो ये सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं x सच दैट x बराबर है 3n। क्यों लिखा है ऐसा, अब x को जब 3n लोगे, n को 1 2 3 4 लिए जाने पे हमें दिखता है कि सिंपली यही नंबर्स ऑब्टेन हो जाते हैं। n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 1 से 4। तो हमने एग्जैक्टली इस रोस्टर फॉर्म का कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर दिया। तो अब सोचो कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें दिखता है कि यही एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वाले, केवल इस कैटेगरी को राइट पकड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं बहुत तेज़। अब ये कर दो, हमें बोला कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो हमने नोटिस करा कि पहला नंबर 5 है, अगला नंबर 25 है विच इज़ 5 स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 की पावर 4। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। हमने लिखा कि x जो है अब की बार x बराबर है 5 की पावर n के, जिसमें n नेचुरल नंबर है और जो n है वो 1 से 4 के बीच में। और क्लियर है, 1 और 4 दोनों पे हमें विजिबल है कि क्लोज ब्रैकेट्स है, मतलब इक्वालिटी दोनों पे है। n को 1 लोगे तो क्या आंसर आएगा 5, n को 4 लोगे तो 625। तो बस हमने एग्जैक्टली राइट बनाना था। अभी ये क्वेश्चन करा हमने सॉल्व। हमें टर्म गिवन थी कि a कोई सेट b c और d सेट्स हैं। क्वेश्चन है फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो अब हमें समझ में आता है कि जब हमें कहा गया कि फाइंड a इंटरसेक्शन b, तो उसका मतलब क्या है कि a और b के बीच में जो कॉमन आ रहा है, a एंड b में जो कॉमन आ रहा है वो निकालो। तो हमने वो देखना था। हमें देखा कि b में 7 9 एंड सो ऑन है, a में भी 7 9 11 है, तो a इंटरसेक्शन b हम जज कर पाए कि दिस इज 7 9 11। क्लियर, हमने करली ब्रैकेट बना दी और नंबर्स लिख दिए। अगला क्या था, a इंटरसेक्शन c, a और c में क्या कॉमन है, अकेला 11, तो अकेला 11 आ गया इस सेट में। b इंटरसेक्शन d, b और d के बीच में कॉमन क्या है, 7 9 11 13, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके इसमें आंसर क्या बना, नल सेट phi। इसको ऐसे लिखा या खाली हमने ब्रैकेट्स बना दिए, दोनों तरफ कर ली, दोनों ओके थे। अगला क्या था, a इंटरसेक्शन b यूनियन d। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, a इंटरसेक्शन b यूनियन d। तो एक्चुअली पहले हमें क्या निकालना पड़ता, b यूनियन d। तो हमने b यूनियन d, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है तो हमें पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं।
हमने बी यूनियन डी सॉल्व करा, बी और डी का यूनियन क्या बनता, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। दिस वॉज वॉट, दिस वॉज बी यूनियन डी। अब हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ, तो ए और बी यूनियन डी में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 7, 9 और 11। तो हमारा आंसर क्या बना, 7, 9 और 11। और इसको हमने करना कैसे था, पहले हमने बी यूनियन डी अलग से बना दिया, फिर हम लोग उसको इजीली आगे ब्रेक कर सके। नेक्स्ट पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो एक काम करो, हमने अभी डी वाला पार्ट करा, डी वाले पार्ट के बाद हो सकता है हम इस पर फिर ब्लॉक हुआ, अब हमने शायद इस बात को पहले नोटिस ना कर पाए हो। तो चलो अब ई वाले और एफ वाले पार्ट पे फिर से दिमाग लगाओ, अब ये अटेम्प्ट करो, फिर इस पे वापस आओ। अब देखो इसका ई पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना चाहिए था, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए था। हमने ए इंटरसेक्शन बी बना दिया, ए और बी के बीच में कॉमन क्या आ रहा है वो पहले निकाला हुआ है, 7, 9 और 11। और बी यूनियन सी क्या है वो हमने अलग से बना लिया कि बी यूनियन सी कितना बन जाएगा, बी और सी के बीच में यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है और, तो वो क्या बनेगा 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज बी यूनियन सी। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन आता है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमने रियलाइज करा कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है दैट इज 7, 9 एंड 11। तो हमने नेक्स्ट पार्ट भी बना लिया। तो देखो लॉजिक कितना सिंपल है, बस हमने राइट तरीके से मूव करना था। नेक्स्ट क्या था, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी क्या बना, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 सारे का सारा। ए यूनियन डी कितना बन गया, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। सो दिस वॉज ए यूनियन डी। और नेक्स्ट पार्ट वॉज बी यूनियन सी। ये ए यूनियन डी है और बी यूनियन सी कितना बना वो हमने पहले निकाला हुआ है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, हमें दिखा 7, 9 और 11 इन दोनों के बीच में कॉमन है, 15 भी कॉमन है। तो 7, 9, 11 और 15 ये हमारा जवाब हो जाता। देखो बनाना कैसे है, हमने देखा कि जब आपकी यार यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो क्या करो कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, वो सेट क्रिएट करा दो, उसके बाद का प्रोसेस हमें नोन था। तो कोई स्पेशल काम नहीं है, बस इस नाम की हमारी अंडरस्टैंडिंग थॉरो होनी चाहिए। अब बिल्कुल आज वाली क्लास में जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमने वो शुरू करना है। तो अब इस पूरे सेट्स में जो हमने लास्ट क्लास में जो नेम्स सुने, जो अभी हमने जो इंटरसेक्शन यूनियन इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा रोल करना शुरू करा डिस्कस, इन सारी बातों को और ज़्यादा क्लैरिटी में समझने के लिए एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो दैट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज एक्चुअली इन सब की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसका नाम होता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम अभी लिख के देखते हैं कि क्या होता है, पर अब आज वाली क्लास में हम लोग इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट करने लगे हैं, जिससे इस पूरे टॉपिक में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो जाएगी। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको पूरे ध्यान से सुनो। अच्छा, और याद रखो साथ में कॉपी पे साथ में नोट्स बनाते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये पॉइंट नोटिस करो, पहले बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बस अब इसको वर्ड बाय वर्ड ध्यान से समझना। मान लो हमें सिंपली एक यूनिवर्सल सेट गिवन है यू। यू अब की बार वो यूनियन वाला यू नहीं है, इसका नाम यू है। यू में मान लो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी हैं। ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, बी कोई सेट है 3, 4, 6, 7, 8। तो अब हमें दिखता है कि जो ए और बी हैं वो दोनों U का सबसेट है, U के बीच में से बनाए गए हैं, तो वो क्या बने, U का सबसेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है, ये नया नाम जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या है कि सोचो कि एक्चुअली ये सेट को रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर एक पिक्टोरियल तरीका है, मतलब इसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम क्या करें कि जो ये यूनिवर्सल सेट U है इसको ऐसे एक बड़ा बॉक्स बना लें कि हमें समझ में आया। अब हमने इसमें वो एलिमेंट्स डालने नहीं, ये कहीं पे हैं बीच में। अब A हमें दिखता है कि इसका सबसेट है, तो A इसका मतलब इसके बीच में ही कहीं पे है, A इसका हिस्सा है। तो हमने एक A को सर्कल की तरह बना लिया कि ये एक सेट A है। जो A है ये बाहर वाला पूरा जो है ये बड़ा बॉक्स U है, रेक्टेंगल की तरह बना दिया। अंदर वाले को हमने सर्कल बनाया।
कि इस सर्कल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, वो इसके बीच में आ गए। जो B है वो भी इसका हिस्सा है इसी A वाले U वाले सेट का। तो जो B है, पर हमने देखा कि B और A के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहे हैं? 3 और 4, इसलिए हमने ये बनाया B, ये बनाया B। तो ये जो फिगर बनी ये एक्चुअली एक वेन डायग्राम है, इसका नाम है वेन डायग्राम। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, मतलब हमें कोई बोलेगा नहीं, पर हमारी केवल ये पिक्चर हमारी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमें दिखता है कि जो ये वाला हिस्सा है, जो A वाला पूरा सर्कल है, इसमें एक्चुअली क्या है, ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। तो उसमें B वाले में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 6 7 8। तो जो ये कॉमन हिस्सा है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कि दोनों के बीच में। तो अब इस केस में यहाँ पे वो एलिमेंट्स कौन से आते? 3 और 4। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आते? A का 3 और 4 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे A का क्या बचता? 1 2 और 5, वो यहाँ पे है A में। तो B का 3 और 4 यहाँ चला गया, क्या बचा B में? 6 7 और 8, वो B में यहाँ पे आएगा। तो अब नोटिस करो कि एक्चुअली इसके बाहर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो A और B दोनों में ही नहीं है। तो हमने रियलाइज़ करा कि 1 से लेके 5 तक यहाँ पे है, 3 4 6 7 8 वहाँ पे है, तो 9 और 10 कहीं नहीं है, तो वो यहाँ कहीं बाहर है, इस बाहर वाले हिस्से में कहीं है। हमने मार्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर हमारे माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इन जनरल दिस इज अ वेन डायग्राम। अब इसी फिगर में नोटिस करो कि जो जो हमने नेम्स करे, एक्चुअली वो सारे नाम यहाँ पे क्लियरली अभी अभी हमने डिस्कस करे। देखना कैसे, हमें ये देखना शुरू करना चाहिए कि इस वाले में जो A इंटरसेक्शन B है वो एक्चुअली कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है? जो A और B दोनों के बीच में कॉमन है। तो वो हिस्सा जो A और B दोनों में है, हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो क्लियरली अब ये है, ये वो रीजन है जो कि दिस इज एक्चुअली कॉमन टू बोथ A एंड B। तो दिस इज व्हाट? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, वो ये हिस्सा है। कोई हमें बोले कि इसी वेन डायग्राम के ऊपर A यूनियन B बना दो, तो हम बना देते हैं। हमें क्लैरिटी है कि वेन डायग्राम के ऊपर A यूनियन B कैसे बनाएंगे। सिंपली हमें समझ में आता है कि ये दोनों का बॉक्स, A यूनियन B का मतलब क्या होता है? वो हिस्सा जो A में है या B में है या दोनों में है। तो हमें दिखता है कि वो एक्चुअली ये पूरा हिस्सा हो जाता, इसकी बात हो रही है। दिस कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट? A यूनियन B। ये पूरे का पूरा जो शेडेड है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब बिल्कुल ऐसे ही सोचो। अब एक्चुअली वेन डायग्राम से हमारे देख पाने का ढंग, क्वेश्चंस को करने का ढंग बहुत सिंपल हो जाएगा। बस टास्क क्या है कि हम लोग सेट्स को अब ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में एज अ वेन डायग्राम मन में सोचना शुरू करें, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। इसकी नीड अभी भी, अब जो ये जो टास्क कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये है वो काम जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, और वो बहुत मेन टॉपिक है। वो आगे हम लोगों ने कंपटीशन में भी फेस करना है, और उसका पूरी तरह जो बेसिस है वो यहाँ से निकलता है। A यूनियन B को बोलना सीखो। A यूनियन B का मतलब होता है वो हिस्सा जो या A में है या B में है या दोनों में है। तो वो कौन सा हिस्सा हुआ? हमें दिखता है कि वो ये वाला हिस्सा है। अब इसके पता होने के बाद हम लोग बहुत सारी नई बातें रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब मान लो कि मुझे बोल दे कि A कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर दो, तो A कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है A को छोड़ के बाकी सारा। ये कंप्लीट वेन डायग्राम है, ये A, ये B। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि A को छोड़ दे बाकी सारा। तो A को छोड़ के जो बाकी सारा इस केस में बना, आर वी एबल टू सी कि वो ये सारा बाहर वाला रीजन है। बस A वाले सर्कल को पूरी तरह छोड़ देना है हमने। B से हमें कोई मतलब नहीं, B की वजह से कंफ्यूज ना होना, B से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस A वाले सर्कल के बाहर वाला सारा रीजन, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स A कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो A वाले सर्कल के बाहर हैं, दैट वुड रिप्रेजेंट A कॉम्प्लीमेंट। तो इसके इसमें शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द लॉजिक। तो अब वेन डायग्राम का रोल कैसे है, ये किस तरह से हमारे काम आता है, वो उसको देखने से पहले अब क्या करते हैं कि बिल्कुल अभी हमने ये नाम सुने, अब जस्ट इसके बाद जब जो क्वेश्चन फेस करने लगे हो, वो क्या है कि हमें कुछ हिस्से दिए हुए हैं, हमें ऐसे की कोई लाइन दी हुई है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन दूं कि ऑन अ वेन डायग्राम शेड दिस रीजन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो पहला काम क्या है कि इसको पढ़ना सीखो। ये लिखा हुआ है वो हिस्सा जो A में है, एंड ये एंड का सिंबल है हमारे लिए, एंड B में नहीं है। तो हमने कौन सा हिस्सा निकालना है? जो A में है एंड B में नहीं है। तो हमने क्या करना है? वेन डायग्राम बनाया, सिंपली बॉक्स बनाया, ये A और ये B।
तो वो हिस्सा जो ए में है एंड बी में नहीं है। तो हमें दिखता है कि अगर ये ए और ये अगर बी, तो वो हिस्सा जो ए में है एंड बी में नहीं है, तो हमें दिखता है कि ए में से बस ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन छोड़ दो, तो ये बनता हमारा रीजन। ये वो रीजन है ए का जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनको बुक्स में अगर किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेट करके बोला गया हो, हमने कुछ नहीं पढ़ना, हमें समझ में आना चाहिए कि इसको बोलते कैसे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को पढ़ना बोलो, क्या होता है, ए में है एंड बी में नहीं है, तो कौन सा हिस्सा बनेगा जो ए में एंड बी में नहीं है, ये वाला। तो अब जो इसके बाद अब क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे खुद अपने आप ब्रेक करो। तो अब लाइन से कुछ वेन डायग्राम्स आएंगे, उनको बिल्कुल राइट बनाओ, अब ये अपने आप सॉल्व करो। बस इन नेम्स को राइट तरीके से बोलना शुरू करना है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बना, ए यूनियन बी के अलावा जो बाकी सब है वो, किस में से बाकी सब, पूरे बड़े यूनियन वाले सेट में। तो अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वो यूनियन ए और बी ना भी पता हो तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली। हमने बस इन जनरल एक बना दिया कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए है और साथ में बी है, इंटरसेक्ट करता बनाया, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, तो हमने एक जर्नल केस ले लिया कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये बनाना चाहिए था। तो अब हमें समझ में आता है कि ए यूनियन बी क्या बनता, वो सारा जो शेडेड पोर्शन ये सारे का सारा ए यूनियन बी था। ए यूनियन बी, इसको नोटिस करो, क्यों है ये ए यूनियन बी, या ए में है या बी में है या दोनों में है, वो एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, इन्हीं के बीच में कहीं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनता, इसको छोड़ के बाकी सारा। तो हमें क्लियरिटी है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो इन दोनों सर्कल्स के ये बाहर वाला रीजन बन जाता। तो बस हमने इसको सही अपने माइंड में राइट बनाना था और हमारी राइट फिगर बननी चाहिए थी। तो अगर हमने ये बना लिया तो हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, ये बनता ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट करो, सेकंड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हमने फिर से वेन डायग्राम बनाया, ये ए ये बी, ए में नहीं है एंड बी में है, इसको बिल्कुल ऐसे बोलोगे, ए में नहीं है एंड बी में है। तो बी में है एंड ए में नहीं है, वो रीजन हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्टली वो ये रीजन है। बी वाले सर्कल में से बस जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको छोड़ दो। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बस हमें इसको राइट तरीके से देख पाने की समझ चाहिए, पर अभी पहले लाइन से थोड़े क्वेश्चंस करो। अब नेक्स्ट करो, ये लिखा हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ए ये बी। तो इसको पहला काम क्या है कि इसको बोलो ऐसे, ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, तो हमें वो रीजन चाहिए जो ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। तो हमने नोटिस करा कि जो ए और बी दोनों में नहीं है वो तो एक्चुअली ये बाहर वाला हिस्सा है जो कि ना ए में है ना बी में है, ये बना हमारे काम का रीजन। और यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करो, हमने ये बनाया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नोटिस करो, देखो सेम रीजन है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मिला और ये लॉ हमने क्वेश्चंस के बीच में यूज़ करना होता है, पर इसको हम लोग फॉर्मली लिखेंगे, पर इसको अपने माइंड में रखना कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने खुद बना के देखा कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। हमने दोनों को इंडिविजुअली बना के देखा, हमें देखा दोनों एग्जैक्टली सेम है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ये बाहर वाला हिस्सा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ये बाहर वाला हिस्सा, और हमने इसको याद नहीं करा, खुद बना के देखा है, तो फिर हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ये सिंपल था, अब ये बिल्कुल राइट करा होगा, ये क्या बनता, जो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा है। तो हम लोग को समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, बाकी सारा जो पोर्शन बना वो हमारे काम का है। तो दिस वॉज द रिक्वायर्ड रीजन। कोई ये सब क्यों कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब बात की बात, वो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, वो हम लोग डील कर लेंगे। पहले काम की बात क्या है कि हमें इस टॉपिक की राइट अंडरस्टैंडिंग को, देखो हमने इसको छोड़ दिया, बस इतने हिस्से को छोड़ दिया, बाकी सारा जो बाहर है वो हमारा आंसर है। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे ना, तो वो भी एक्चुअली यही आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। क्या, एक हमने पहले बनाया था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ से ही सेकंड पॉइंट मिला कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों पॉइंट्स हमने याद करने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और नोटिस करो कि हमने ये याद नहीं करे, हमने इनको खुद बना के देखा कि ऐसा होता है। तो जो ये दो जो हमने पॉइंट्स करे ये हमें चाहिए, और ये होते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। जब हम क्वेश्चंस करते हैं अच्छे लेवल के तो हमें ये उसके बीच में काम आते हैं। कल को MBA का एग्ज़ाम दोगे, उसमें सेट्स बहुत मेजर टॉपिक है, तो उसमें ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये पॉइंट्स यूज़ होते हैं। पर हमें ये अभी +1 से 11 से इस क्लास से इनकी अंडरस्टैंडिंग राइट होनी चाहिए, और ये अभी काम भी आएंगे। इन पे बेस्ड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे आगे। ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आएगा यही सारा लॉजिक, पर इसको बस अभी राइट तरीके से पहचानना इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें क्लैरिटी है कि हाँ हमने खुद ही बनाया हुआ है, ऐसा होता है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो सेम आता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर। कैसे आया हमने खुद बना के देखा है। चलो, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। हमने वेन डायग्राम्स को लेके अभी फर्स्ट पॉइंट करा, पर अभी हमने केवल 2 देखे। तो उन 2 पे ना, उन 2 जैसे हमने केवल 2 सेट्स A और B के साथ डिस्कशन करी, पर ये 3 भी हो सकते हैं, तो हम लोग 4 भी हो सकते हैं होने को। तो पर जो हमने डील करने हैं वो 2 और 3 है, तो तीसरे के बारे में अभी बात करेंगे। पर पहले एक नाम सुनते हैं, फिर एक फॉर्मूला अपने आप क्रिएट करेंगे, और हमें दिखेगा कि वो भी हमें याद नहीं करना पड़ता, खुद ही बना लिया हमने। चलो, अब इस पॉइंट के बाद एक सिंपल सा नया पॉइंट सुनो। अब ये देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नाम है, बस याद रखना। कभी ना हमें सेट्स के बीच में ऐसे की टर्म लिख के दी गई होंगी, A - B या B - A। तो A - B को याद रखना, याद रखो वर्ड बाय वर्ड। A - B का मतलब है कि A में से वो टर्म्स हटा दो जो B के साथ कॉमन है। क्या होता है A - B कि A को लो, A में से वो चीज़ें हटा दो जो B में भी हैं। जैसे इस केस में A है 1 2 3 4 5 6, B है 2 4 6 8। तो A में A - B कर रहे हैं, इसलिए A में देखो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो B के साथ कॉमन आ रही हैं। तो मुझे दिखता है कि वो जो कॉमन टर्म्स हैं वो 2 4 और 6 हैं। तो 2 4 और 6 मुझे A में से हटा देना चाहिए। क्या बचेगा? 1 3 और 5। तो A - B क्या बनेगा? सिंपली 1 3 और 5। क्यों बना? A में से वो टर्म्स हटा दो जो B के साथ कॉमन है। A में से वो टर्म्स हटा दो जो B के साथ कॉमन है, तो क्या बचेंगी? 1 3 5। अब ऐसे ही ज़रा अपने माइंड में B - A को सोचो। B - A क्या होगा कि B में से वो चीज़ें हटा दो जो A के साथ कॉमन है। अब की बार हमने एक्चुअली कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करनी, तो इसलिए इसको अपनी ऑर्डिनरी जो हमने सब्ट्रैक्शन का लॉजिक इतने सालों से करा हुआ है उसके साथ रिलेट करने की कोई नीड नहीं। सेट्स में A - B का मतलब है A में से वो चीज़ें हटा दो जो B के साथ कॉमन है। B - A क्या बनेगा? B में से वो चीज़ें हटा दो जो A के साथ कॉमन है। तो हमने देखा कि B में से वो चीज़ें हटानी है जो कॉमन है। तो 2 4 6 कॉमन था, हमने इसमें से वो हटा दिया। क्या बचा अकेला? 8। तो B - A वुड बी ओनली 8। इतना सा पॉइंट है, कोई ट्रिक नहीं, कोई स्पेशल नाम नहीं, पर डायरेक्टली हमें इसका सेंस बना होना चाहिए। अब क्योंकि हमने वेन डायग्राम नाम सुना है, इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग नोटिस भी कर सकते हैं और बड़ी इजीली समझ भी सकते हैं। को A - B जब हमने बनाया, किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि A - B का एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मतलब इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वेन डायग्राम पे क्या सेंस बना। तो अब नोटिस करो कि जो A - B है, हमने बोला कि A में से, हम लोगों ने डिस्कस करा कि A में से वो चीज़ें हटा दो जो B के साथ कॉमन है। तो क्या हमें दिखता है कि हम एक्चुअली A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर रहे हैं। A में से वो चीज़ें हम हटा रहे हैं जो B के साथ कॉमन है। तो एक्चुअली A - B क्या हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ओनली दिस पोर्शन है। हमने A में से वो चीज़ें हटा दी जो कि B के साथ कॉमन है। तो क्या आर वी एबल टू क्लियरली सी कि A - B इज एक्चुअली A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A लो एंड B ना लो, मतलब A में से वो चीज़ें लो जो कि B में नहीं है। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे हमें देखने की समझ होनी चाहिए। तो A - B क्या होता है? A वाला सर्कल लिया, उसमें से A इंटरसेक्शन B को हटा दिया, या ऐसे बोल दो कि हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कई बार क्योंकि एक बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं होती कि उसने इसको देख कैसे पाना है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उसको हमेशा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो कोई काम नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बस हमारे माइंड में ये पिक्चर ऐसे बनी होनी चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे सोचो कि किसी ने B - A बोला, तो हमें समझ में आता है कि उसका सेंस क्या बना कि B लो और B में से वो चीज़ें हटा दो जो A के साथ कॉमन है। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वी आर एबल टू सी कि दिस इज एक्चुअली B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो B - A इज व्हाट? B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट।
या ऐसे बोल दो कि बी में से हमने जो एलिमेंट्स बी में थे उनमें से हमने वो एलिमेंट हटा दिए जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे प्रोबेबिलिटी पे या कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, देखो सेट्स पे हमने 2 एग्जाम्स देने होते हैं इन जनरल, या तो हमने केवल स्कूल का एग्ज़ाम देना है या हमने आगे कंपटीशन भी देना है साथ में। तो स्कूल के एग्ज़ाम में वो हमें इन टॉपिक्स पे सेट्स पे बहुत नहीं फंसाएंगे, पर जब कल को हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो हमें सेट्स काम आएगा, पर काम आएगा एक्चुअली एक और टॉपिक प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स होके। तो एक्चुअली इस रीज़न से ये डिस्कशन सारा हमारी वो अंडरस्टैंडिंग बना रही है। कल को जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो उस समय मतलब आई विल एग्जैक्टली टेल यू कि वापस जाओ सेट्स पे रिवाइज करके आओ। तो उस समय फटाफट क्या करना है कि सेट्स टॉपिक पे वापस आना है और फटाफट साथ में ये लेक्चर फिर से अटेंड करना है। तो हम लोग को 1 मिनट में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ऐसे यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी में। तो अब इस चीज़ का एडवांटेज है, तो साथ साथ उस पॉइंट को पूरी तरह बस अपने माइंड में रखना शुरू करो कि एक्चुअली a माइनस बी या b माइनस ए रीजन का एक्चुअली मतलब क्या बनता है। तो अब जो हमने वेन डायग्राम से लॉजिक बनाया, अब एक क्वेश्चन पे उसका रोल कैसे है, हमें सवाल कैसे क्या आने हैं वो डिस्कस करना है। तो इसलिए केवल अब ये वेन डायग्राम वाले बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन भी, पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। पिछले क्वेश्चन में हमें यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली पहले से टर्म्स गिवन थी, इसमें थोड़ा सा हमने अपने आप दिमाग लगाया कि हमें गिवन है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। तो पहला काम इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करने का जो टूल है याद रखना वो है वेन डायग्राम सारे क्वेश्चंस में। तो अब जब हम वेन डायग्राम से इन सवालों को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना देंगे। इसका मतलब क्या बना, हमें इस पहली लाइन को पढ़ के क्लैरिटी है कि हमें m यूनियन p एक तरीके से दे दिया गया है कि दिस इज 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p हमें गिवन है कि 20 है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m है, जो m वाला सर्कल है वो हमें दिया गया है कि 12 है। और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स हमें गिवन है कि 4 है। तो हमारा पहला काम क्या था कि हम ये लाइन लिख दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। m यूनियन p हमें गिवन था कि 20 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स 12 और ये m इंटरसेक्शन p 4। अब इसके बाद बचा क्या, अकेला p निकालना, तो हमें ये फॉर्मूला आता था m यूनियन p हो गया m प्लस p माइनस m इंटरसेक्शन p बचा है, उसके बाकी सबकी वैल्यू डाल दो, p आ गया, वो कितना बचा 12। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे करने हैं, पर पहले ये वाले राइट होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन में ना हल्का सा लैंग्वेज का चेंज होगा, बस वो देखो। 1-1 मिनट के क्वेश्चन है वाले, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, पर अभी राइट करो बस। हमें क्या गिवन था कि एक क्लास है 35 स्टूडेंट्स की, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमें क्लैरिटी है कि क्रिकेट वाले हमें गिवन है C, उसका नाम रख लिया, फुटबॉल वाले का नाम F रख लिया। अब ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। देखो इस लाइन का मतलब क्या बना, इस लाइन का मतलब बना कि इस सवाल में जो NA यूनियन जो C यूनियन F है, C यूनियन F जो है वो हमें दे दिया गया कि 35 ही है। तो अगर इस क्वेश्चन में फंसे होगे तो ये पॉइंट नहीं पकड़ पाए, मतलब C यूनियन F के अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। हर बच्चे ने क्रिकेट या फुटबॉल में से कुछ खेलना है, हमें ये बोला गया। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि कोई भी गेम ना खेले। तो इसलिए अब की बार ये बाहर वाले हिस्से में एक्चुअली कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि C यूनियन F जो है ये एक्चुअली कितना है, ये पूरा एलिमेंट C एंड दे वर 35। ये था इसमें मेन काम। तो हमें कितने गिवन है, क्रिकेट वाले कितने गिवन थे 24, फुटबॉल वाले कितने गिवन थे 16, और फुटबॉल यूनियन क्रिकेट वाले कितने गिवन थे 35। अब क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। सिंपली वो तो फॉर्मूला है हमारा, x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड करा, वो आ गया 5। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में अभी ऐसा नहीं हुआ, पर अब इसी में एक नया पॉइंट भी सुनो। मान लो कोई हमसे इसी में पूछ लेता कि हाउ मेनी लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। इस लैंग्वेज का मतलब समझना, ओनली क्रिकेट का मतलब क्या बना कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, तो हमें पूरा क्रिकेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो ओनली क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ओनली क्रिकेट वाले कौन से हुए, ये वाले हुए। कौन से हुए, अकेले ये वाले। जो फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें दिमाग लगाना पड़ा कि ओनली क्रिकेट वाले कौन से हैं, जो क्रिकेट तो खेलें एंड फुटबॉल ना खेलें। ओनली क्रिकेट वाले कौन से हुए, जो क्रिकेट तो खेलें एंड फुटबॉल ना खेलें। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्रिकेट वाले लेने चाहिए थे, वो हमें गिवन थे कि देवर
24, और उसमें से जो दोनों के बीच में कॉमन वाले थे वो ये 5 थे, उसको हटा देना चाहिए था। तो वो कितने बनते? 24 माइनस 5 विच इज़ 19। तो आगे क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज भी आएगी, तो उसको राइट ब्रेक करने के लिए बस हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई स्पेशल काम नहीं। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये वाले, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इंटरेस्टिंग है। इनसे 10, 20, 30 टाइम्स बेटर क्वेश्चंस कल को आप ही लोगों ने सॉल्व करने हैं MBA के एग्जाम्स में, और वहाँ यही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं 30 सेकेंड्स में। तो इसलिए अभी भी इनको राइट करो, अपना लॉजिक खोलो कि हमने इसको वेन डायग्राम से देखना कैसे है। देखो क्वेश्चन नया बनाया और उससे उसकी लैंग्वेज को पकड़ा। अब देखो ये पॉइंट हमें नोन भी है, बस हमने इसको राइट अप्लाई करना था। हमें कहा गया U एक सेट है, U हमें बड़ा सेट गिवन है, एक सेट A डिफाइंड है विच इज़ 2, 3, एक सेट B डिफाइंड है। बोला गया फाइंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता? 2, 3 को छोड़ दो, क्या बचा? 1, 4, 5, 6, हमने वो बना दिया। B कॉम्प्लीमेंट क्या होता? 3, 4, 5 को छोड़ दो, क्या बनता? 1, 2, 6। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। हमने इन दोनों में से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन फाइंड करा, दैट वाज 1 and 6। हमने ये तो बना दिया। अब A यूनियन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हमें A यूनियन B बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमने बना दिया 2, 3, 4, 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता? सिंपली 1 और 6। तो हमने देखा कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। याद रखना, ये हमें पॉइंट पता है, हम इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज भी करते हैं। ये है क्या? डी मॉर्गन्स लॉज। तो डी मॉर्गन लॉ हमने 2 देखे, जिनमें से एक ये था। तो जस्ट उसको रिवाइज करने के लिए, आज वाली क्लास को शुरू करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन करा। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी था। हमें गिवन था कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A, 26 लाइक B, 29 लाइक C, 14 पीपल लाइक B and C and whatever। तो अब हमने क्या करा कि इसको फिल करने के लिए सबसे पहले ये वेन डायग्राम बनाया। सिंपली हमने 3 सर्कल्स बनाए A, B और C के, ये A, ये B और ये C। अब फिल कहाँ से करना शुरू करते हैं हमें समझ है, तो उसको ढूंढा कहाँ है। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ये रही हमारे काम की बात। तो हमें क्लियरिटी है कि दिस इज 8। अब हमें क्या गिवन है कि A एंड B वाले कितने हैं, हमने देखना शुरू करा। तो A एंड B 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स A एंड B। तो इफ दिस इज 14, तो उस 14 में से 8 ये चला गया, यहाँ पे बचा 6। अब A एंड C को हमने ढूंढा, A एंड C वाले थे 12, तो 8 ये है, तो यहाँ पे आ गया 4। देखो दिस इज A इंटरसेक्शन C, उसमें से 8 ये गया, तो यहाँ क्या बचा? 4। अब हमने नेक्स्ट ढूंढा 14 पीपल लाइक B एंड C। तो नोटिस करो ये B एंड C ये पूरा 14 है, सो दिस इज 8, तो दिस विल बिकम 6। अब पूरे A वाले पे चले गए। A वाले में कितने गिवन है? दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट है। अब ये पूरा हमें गिवन था कि दिस सर्कल इज 21। उस 21 में से 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18, तो ये हो गए, कितने बचे? 3। तो यहाँ पे इस सर्कल में कंप्लीट 21 बनाने के लिए हमने पहले ये काउंट करे, ये आ गए थे 18। तो अब ये पूरा सर्कल 21 का है, 18 माइनस करा तो यहाँ पे 3 आ गया। अब B पे गए, B हमें गिवन है 26, तो हमने इसका सम करा 14 प्लस 6 12 प्लस 8 20, और यहाँ क्या बच गया फिर? 6। C पे गए, ये कितना आ रहा है? 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18। C हमें गिवन कितना है? 29। तो यहाँ पे क्या बच गया? 29 पूरा सर्कल माइनस 18 विच इज़ वॉट? 11। जैसे ही हमने ये फिल कर दिया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इसमें हमें बाहर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हमसे पूछा भी नहीं गया है। क्या पूछा? हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। तो हमें दिखता है कि हमारा आंसर एक्चुअली बना हुआ है, दिस इज 11। C ओनली वाले कितने हैं? 11। तो इसके क्वेश्चंस कहीं से भी आएँ, अगर हमें ये फिल करना आ जाता है तो हमारे क्वेश्चन यूँ सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत तगड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बस हमें एग्जैक्टली इसको ऐसे देखने की समझ आनी चाहिए। तो ये इसको बुक्स में कैसे भी कॉम्प्लिकेट करके लिखा हो, उस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ता तो इसको बोलते कैसे? C ओनली का मतलब क्या है? C ओनली का मतलब है C हो एंड A ना हो एंड B ना हो। C ओनली का मतलब क्या बना कि C हो एंड A ना हो एंड B ना हो। तो इसको हम लोग बनाते कैसे? बिल्कुल एग्जामिनर को हम ये बना के दिखा देते। तो उसमें इस मामले में चालाकी रखना। तो क्लियर है, जब हमें ये क्लेवरनेस हम बना देते हैं तो फिर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे? हम C वाला सर्कल लेंगे, उसमें से ये A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे, माइनस सिंपली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस कर देंगे। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे A
इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो वो ये हिस्सा हो गया, और माइनस कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने एक्चुअली बस यही चारों इस पूरे सर्कल में से ये तीनों माइनस करके दिखा दिए। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, दैट इज अगेन 11। तो स्कूल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का है तो बस ये लाइन बना के लिख देना, और ये क्लियर है, बिल्कुल एंड में बना के हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरी तरह क्लैरिटी है कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसते, बस राइट तरीके से बोलना आना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें ये बेसिक ऑपरेशंस नोन तो हैं, पर केवल बस एक बार इनका हमें बस इन नेम्स की थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई स्पेशल काम नहीं है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो वो सेम आता है। तो इसका मतलब एक्चुअली पता है क्या हुआ, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर सेम है तो हमें क्लैरिटी है कि एक्चुअली हमें ये बताया गया कि जो यूनियन है वो एक्चुअली एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। ये नाम याद रखना, थोड़ा थोड़ा कभी बस हमें इसका सेंस पता होना चाहिए। ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर। अब जैसे सोचो एडिशन एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ए प्लस बी करो और बी प्लस ए करो सेम आंसर आता है। तो वैसे ही ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर सेम है मतलब जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। ऐसे ही ए यूनियन बी करो बाद में यूनियन सी करो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो, वो दोनों भी सेम आएंगे। क्यों, मतलब हमें कॉमन सेंस से भी दिखता है कि हमने एक्चुअली क्या करा, या ए में हो या बी में हो या सी में हो, दोनों बातों का मतलब तो सेम बना। तो एक्चुअली जो ये ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी है, बस इस नाम को भी याद रखना कहीं ना कहीं माइंड में। ए का यूनियन अगर नल सेट के साथ लोगे, या ए में हो या फिर नल सेट में, तो आंसर क्या आएगा, ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए। यू का मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। जो अब आज वाली क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस बात की हमें नीड पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में साथ में इसको लिख लो। ये कैसा ऑपरेशन है, एसोसिएटिव। अब बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं रिलेटेड पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए भी, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पर बस इस बात को अपने माइंड में रखो, और साथ में अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर बार देखो लेक्चर पे तो आओगे नहीं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साथ में कॉपी पे लिख लो। कॉपी पे लिखना शुरू करो, तो फिर जब हम क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे तो हमें याद रहेगा। इसको लिख लो कॉपी में, चाहे पॉज करके लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हमें ये क्लियरिटी होती है कि हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, मतलब ए और बी के बीच में कॉमन लें या बी और ए के बीच में कॉमन लें, सेम आंसर आएगा। और ये प्रॉपर्टी देख के हमें समझ में आता है कि इसका मतलब जो सिंपली मैट्रिसेस का इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होता है। बस ये नाम याद रखना, कोई स्पेशल बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पहले ए इंटरसेक्शन बी करें बाद में इंटरसेक्शन सी करें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों, अल्टीमेटली हमने क्या लिया, कॉमन लिया उन तीनों में से। तो ये यहाँ से हमें क्लियरिटी है कि मैट्रिसेस का जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव भी होता है, बस इस नाम को याद रखना। अब ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लो, तो देखो ए और नल सेट में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, नल सेट। अब ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लो, सोचो यूनिवर्सल सेट पूरा सेट है, उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ लोगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कंप्लीट ए। तो वो भी हमें पता होता है। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इन सबको याद करना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे सामने ये चीज़ कभी अगर आए तो हमें देखते ही क्लियरिटी है कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने वेन डायग्राम से बहुत टाइम स्पेंड करा है। अब ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो क्या बनेगा, ए। दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, ए इटसेल्फ। बस इनको स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं माइंड में रखना। बस अब ये लास्ट नाम है जो कि डिफरेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे तो याद रखना कि वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये हमारे काम का पॉइंट है। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी बनी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पर इसका रोल कैसे है उस चीज़ पे अभी हम नहीं फंसी होंगे, बस केवल कभी हमें क्वेश्चन में कभी अगर रेयर केस में नीड पड़े तो हम इसको बोलेंगे। वैसे द सीक्रेट इज दिस कि इसकी नीड नहीं पड़ती है सच, क्योंकि सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ड होती है पूरी तरह एक्चुअली वेन डायग्राम के ऊपर। पर हमें पता होना चाहिए, कभी हमें हमारे सामने मान लो कभी रेयर केस में इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी के। पर एक्चुअली डायरेक्टली कभी नीड नहीं पड़ती, सारी गेम एक्चुअली वेन डायग्राम्स की है। तो अब ये नाम हमने स्पेसिफिकली क्यों सुने,
उसका रीज़न देखते हैं डायरेक्टली थ्रू अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नोटिस करो पहले। अब देखो इन क्वेश्चंस को इन जनरल कैसे डील करते हैं। हमें मान लो किसी ने दिया कि ए यूनियन बी अगर बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो कहा कि प्रूव करो कि ए और बी बराबर है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो अगर सोच के देखो तो हमें क्लैरिटी है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी में जो यूनियन है वही एक्चुअली वही है जो कि ए और बी दोनों के बीच में कॉमन है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब ए और बी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही हो, एग्जैक्टली ए और बी सेम सेट हो। तो ए यूनियन बी क्या बनता है? यही सेट, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या बनता है? यही सेट। इनफैक्ट दोनों केसेस में जो ए और बी है वो भी यही बन जाता, ए यूनियन बी भी ये फर्दर इक्वल टू, ये चारों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब इस थॉट को अगर मान लो ये स्कूल के एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो हम वहाँ पे स्कूल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्टिव में तो हम इसको ऐसे करते ही ना। ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं? हम इसको बहुत ईजिली वेन डायग्राम के थ्रू। स्कूल में कैसे करते कि अगर मान लो कि हम कोई एलिमेंट ले लें, इसमें ये रूट समझना बहुत काम का है और बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे साथ साथ। मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए, जो कि मान लो सेट ए को बिलोंग करता है। तो अब ये सोचो कि कोई एलिमेंट ए अगर स्मॉल ए अगर कैपिटल ए इस सेट को अगर बिलोंग करता है, तो वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों? अगर ए में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा। तो इसलिए लेट ए को एलिमेंट है जो कि ए में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि वो ए यूनियन बी में है। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है कि सेम है, इसका मतलब वो जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो ए है वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी है। अब कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट ए में है एंड वो एलिमेंट बी में है। ए में वो पहले से ही था, तो दिस इंप्लाइज वो एलिमेंट बी में। तो अब अगर वो एलिमेंट बी में है, इसका मतलब क्या बना? तो वो एलिमेंट ए में था, अब वहाँ से क्या आ गया कि वो एलिमेंट बी में भी है। इसका मतलब क्या बना कि जो ए है वो बी का सबसेट है। जो एलिमेंट ए में है पक्का वो बी में होगा, जो एलिमेंट ए में है पक्का वो बी में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी के अंदर है। अब इसको ज़रा रिवर्स करके देखते हैं। अब मान लो कि हमने एक एलिमेंट नया पकड़ा बी और बोला कि वो सेट बी में है। तो अगर कोई एलिमेंट बी अगर सेट बी में है, तो वो एलिमेंट बी पक्का ए यूनियन बी में होगा। देखो सेम बात करी, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि इक्वल हैं, इसलिए वो एलिमेंट पक्का ए इंटरसेक्शन बी में भी है। देखो सेम बात अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, बी में ये पहले से था, इसलिए ये एलिमेंट पक्का ए में भी है। तो अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या बना? हमने पहले क्या जज करा था कि कोई एलिमेंट ए में है, कोई एलिमेंट स्मॉल ए अगर कैपिटल ए सेट में है, तो वहाँ से ये कंक्लूड होके आया कि वो एलिमेंट पक्का बड़े सेट बी में भी है। तो हमें लगा अच्छा जो ए सेट है वो पक्का बी का सबसेट होगा। अब हमने उल्टा करा, हमने एलिमेंट माना बी में और वहाँ से हमने जज करा कि वो एलिमेंट अगर बी सेट में अगर है, तो वहाँ से पक्का जज होता है कि वो ए में होगा। इसका मतलब बी को ए का सबसेट होना चाहिए। अब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ऐसा कब हो सकता है? ए के अंदर बी है, बी के अंदर ए है। तो ऐसा हमें समझ में आता है कि तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अब हमने करा क्या? हमने एक नए तरीके से इस पर्सपेक्टिव को एग्जामिनर को शो करा, क्योंकि इस क्वेश्चन अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता तो हम बहुत इजीली कर लेते इसको थ्रू वेन डायग्राम। पर स्कूल के पेपर में एग्जामिनर को हम शो कैसे करेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन क्वेश्चंस का रोल केवल स्कूल के एग्जाम के लिए है इन 11th क्लास। 12th में अल्टीमेटली बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, तो इसलिए बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन की नीड भी नहीं पड़ेगी। इसलिए रेयर केस में स्कूल में अगर वो हमसे ये सवाल अगर पूछ लेते हैं, तो हमें इसको सही तरीके से बोलने की समझ होनी चाहिए। और वहाँ पे साथ में लिख के एक्सप्लेन भी करना कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू ए। तो अब बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो पक्का, जो वो अगर बी में बिलोंग करता है तो वो ए को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो पूरे का पूरा ए के अंदर है। तो साथ साथ रिटन में एक्सप्लेन भी करना कि करा क्या। अब ऐसे का ही एक और देखते हैं पार्ट को। एक्चुअली अब डायरेक्टली अगर हम प्रूव करने लगते तो डायरेक्टली ही प्रूव करते, पर केवल अपने आप को ज़बरदस्ती कंफ्यूज कर रहे होते। काम की बात क्या है कि हमें ये बात समझ में आए कि इसको हमने डील करना एक्चुअली कैसे है। तो हमें क्लैरिटी थी कि अगर अगर हमें बोला गया कि प्रूव करो कि जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है,
तो मोर देन द प्रूफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि हम लोग इसको देखते ही पहचान पाएँ। अगर पहचान पाए तो हमने बिल्कुल सही काम करा। देखो काम की बात क्या थी कि हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते कि ये है मान लो। तो अब हमें समझ में आता है कि अगर एक सेट अगर A है और एक सेट अगर B है, हमने सिंपली बनाया है दिस इज A एंड दिस इज B। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि A और A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B सेम होगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि दिस इज A माइनस B। अपनी कॉपी में भी इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे, दिस इज वॉट A माइनस B, A में है और B में नहीं है, दिस इज A माइनस B। और A इंटरसेक्शन B क्या है, यू कैन क्लियरली सी कि दिस इज A इंटरसेक्शन B। तो हमें दिखता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B मिला के गिव्स अस दिस कंप्लीट सेट A। तो वी कैन क्लियरली सी, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो हमें दिखता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, मतलब इसका और इसका जो यूनियन है वो मिला के पूरा A ही बना रहा है। तो फर्स्ट पार्ट एक्चुअली बिल्कुल ऐसे पकड़ना था, कोई रिटर्न में इसको प्रूव करने की नीड नहीं, बस हमें एग्जैक्टली इसको ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत हमें समझ में आनी चाहिए। अगर रेयर केस में स्कूल के एग्जाम में डाल दें, वैसे डालेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों हिस्सों का नाम A और B मान लो रख लेते हैं। हम लोग कहते हैं लेट ऑल द एलिमेंट्स बी, ऑल द एलिमेंट्स लेट एनी एलिमेंट बी A एंड सिमिलरली एनी एलिमेंट बी B। तो A और B मिला के मैं दिखता कि वो कंप्लीट ये पूरा सेट बना लेता। सेकेंड पार्ट क्या था कि A यूनियन B माइनस A को प्रूव करो कि वो A यूनियन B है, उसको भी देखो और बिल्कुल सिंपल है। काम की बात क्या है कि हम इसको देखना शुरू कर दें। क्या बोला गया, A यूनियन B माइनस A, ये A है ये B है, B माइनस A क्या बनता, हमें दिखता ये दिस इज B माइनस A क्या है ये, तो A का यूनियन B माइनस A के साथ, A देखो ये कंप्लीट हिस्सा था पूरा। तो अगर A का यूनियन B माइनस A के साथ लोगे, वो एलिमेंट जो यहाँ A में हो या B माइनस A में हो या दोनों में हो, दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, वो कंप्लीट क्या बन जाता, A यूनियन B। ये है एक्चुअली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, लोग इसको मिस करते हैं। तो इस मिसलिनियस में भी इन क्वेश्चंस का जो रोल है वो एक्चुअली कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बस इसको ऐसे देखना शुरू कर दें, देयर इज़ नो अदर पर्पज़। बिल्कुल ध्यान में रखना कि बस हमें इसको एग्जैक्टली ऐसे देखने की समझ आनी चाहिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने सिंपली सेट्स पे थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस देखे जो देख के देखो पहली बार में हमें थोड़ा वरिड करते हैं अगर हमें लिख के एक्सप्लेन करने पड़े, तो उस वजह से बहुत वरिड ना होना। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी का पार्ट थे, तो इसलिए हमने केवल डिस्कशन में करे इनको डिस्कस, और इसके अलावा भी और हैं। पर अब काम की बात क्या है कि उन सबको एक्चुअली वेन डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई करना अपने आप को, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बच्चे इन जनरल कहाँ फंसते हैं कि उनको वेन डायग्राम्स क्लैरिटी में नहीं आता, जो कि हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो इसलिए जब हम उनको बिल्कुल उस अंडरस्टैंडिंग पे बनाते हैं तो हमें दिखता है कि एक्चुअली ये काम कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बस इस अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली अपने माइंड में रखना, ये वैसे ही हमें हेल्प करेगा इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्कूल के एग्जाम में हम इस टॉपिक पे ब्लॉक नहीं होते, तो इट इज़ नॉट दैट मच वरीसम, पर फिर भी इस पर हमने 4 लेक्चर्स करें अटेंड। तो जब स्कूल के एग्जाम से पहले बिल्कुल क्लैरिटी में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस और ये जो लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी वाले करे, इनको बस थॉरली रिवाइज करके जाना।